नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं बेग हॉस्पिटल में और आप देख सकते हैं मेरे साथ डॉक्टर अनीस बेग हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सियासत में आजकल बहुत नज़र आ रहे हैं डॉक्टर साहब। कल आपने देखा था सियासत थी लेकिन डॉक्टर्स भी थे, और जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग के बारे में मुझे मालूम हुआ, ख़ासतौर से गरीबों के लिए एक मसीहा के तौर पर लोगों ने कहा इस बात को कि इस तरह की शख्सियत है कि बहुत लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए और लाइव आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम यही कहेंगे कि आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़िए। और आज मैं वैक्सीनेशन पर बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनके लिए आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। जी हाँ, 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। और हम देखा जाए तो हमारे लिए हम वैक्सीन करा रहे थे, वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। अब डॉक्टर अनीस बेग इस प्रोग्राम में क्यों शामिल हुए हैं ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है वो बेग हॉस्पिटल है और डॉक्टर अनीस बेग खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे में अगर मैंने डॉक्टर अनीस बेग को शामिल किया है तो मैं समझता हूँ आप लोग ये मानेंगे कि एक सियासतदान के तौर पर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के तौर पर आज डॉक्टर साहब बात करेंगे। लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है तो इसलिए सियासत पर भी ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में अगर दोनों पर बात कर ली जाए डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले फिक्रमंद मैं बच्चों के लिए हूँ, अपने बच्चों के लिए था, और जितने भी माँ बाप इस चैनल को देख रहे हैं वो लोग भी फिक्रमंद थे। जब हम कहें कि कोरोना आया तो हम सब परेशान थे, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी थी। जब नहीं आई थी वैक्सीन नहीं आई थी तो किस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों के लिए किस तरह से फिक्रमंद थे। आपके यहाँ तो बहुत सारे पेशेंट आते रहे होंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया रिजवान भाई आपका यहाँ पर हमें लाइव दिखाने के लिए। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब वो वैक्सीन नहीं आई थी तो हम लोग कितने फिक्रमंद थे बाकी में कि कोई वैक्सीन ऐसी आ जाए और कोरोना महामारी रुक जाए, जिससे हम लोग बीमार पड़े तो कम से कम उसमें एक्सपायरी ना हो, कम से कम डेथ ना हो। जिस हिसाब से जो मंज़र देखा था हम लोगों ने, मंज़र ये था कि ये हॉस्पिटल में वहाँ से लेके बाहर तक सिर्फ एम्बुलेंस दिखाई देती थी, और जहाँ पर बेड हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए, और बेड अगर अवेलेबल भी है तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ऑक्सीजन अवेलेबल थी, इतनी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, कितनी डेथ हुई है, लोगों ने अपना खोया है। किसी न किसी ने, मैं समझता कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जिसने अपना रिश्तेदार, अपना कोई सगा संबंधी ना खोया हो। जी जी जी, बात समझ गए। तो उसमें जो है हम लोगों को ये बहुत फिक्र थी कम से कम वैक्सीन आए ऐसी जिससे महामारी रुके। तो वैक्सीन आई है, हमारे साइंटिस्टों ने, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई है। और वैक्सीन बनाई है तो इस पर रिसर्चेज होती हैं, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद में तभी वैक्सीन आती है, और ट्रायल होते हैं उसमें, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल होते हैं। ट्रायल के बाद में ही वैक्सीन आती है, और जब वैक्सीन आई है तो वो ज़रूर बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए आई है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वैक्सीन अगर आई है और बच्चों में जैसे स्टार्ट हो गई है 15 से 18 साल के बच्चों में, जो नहीं थी पहले, तो वो अगर आई है तो लगाने के लिए आई है। अगर लगाएंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि लगाने से वैक्सीन हमारे जिस्म में इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी वो चीज़ होती है जो इन्फेक्शन को होने से रोकती है। तो हमें वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को पहले पोलियो के बारे में सुनते थे कि पोलियो में भी तरह तरह भ्रांति फैलाई गई, लेकिन आज देखिए देश से पूरा पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। जी जी, पहले स्मॉल पॉक्स आया, स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेशन आया, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। तो बीमारी आती है, कोई महामारी आती है, कोई पेंडेमिक आती है, उसका वैक्सीन आता है, और सबसे ज़रूरी जो कदम है किसी भी बीमारी को रोकने के लिए वो वैक्सीनेशन ही है। जी, मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं बरेली दर्पण पर लाइव, डॉक्टर अनीस बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग भी अगर अपना सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब से अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, बिल्कुल आप लोग जो है मैसेज कीजिए। हम डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल आपकी बात को शेयर करेंगे, डॉक्टर साहब उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि हम वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। और जो जिस तरह से कोरोना फैला उस वक्त में सरकारों ने किस तरह से काम किया उस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की बहुत बड़ी परेशानी रही, कहीं फेल्यूर भी हुआ, बहुत दिक्कतें थी, लोगों को मिल नहीं रहा था, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी बच्चों से ही बात कर लें। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ देखा जाए तो किस तरह के पेशेंट्स अभी भी बच्चों को लेकर के, या जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह के बच्चे आ रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हालांकि ओमिक्रॉन अभी यहाँ नहीं है, और ना करे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी हम लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? अभी जो बेसिकली बच्चे आ रहे हैं वो डायरिया के, निमोनिया के बच्चे आ रहे हैं, जिनको डायरिया हो रहा है। विंटर्स डायरिया होता है यूजली,
एज यूजुअल जो हमेशा आता है वो है, और दूसरा ब्रोंकोलाइटिस आ रहा है, बच्चों को निमोनिया टाइप का ही होता है। ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं अभी तो बच्चों। तो क्या प्रिकॉशंस हमेशा वही होता है कि सबसे पहले आप डाइट एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखिए कि डाइट सही से खिलाएं, और बच्चों को बहुत सर्दी हो रही है क्योंकि, तो बच्चों में सर्दी में जाने ज़रूर बचाएं, और हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि खाना ऐसा हो कि जो लगे हमें कि हाँ ये खाना हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा मतलब हेल्थी डाइट लें, अपने सफाई सुथराई का ध्यान रखें हमेशा। और मैं कहता हूं जैसे ये जो वैक्सीनेशन का बहुत, अब ये कोरोना वैक्सीन आ गई, लेकिन इससे पहले भी हम ऐसी 14 बीमारी ऐसी हैं, 14 से 20 बीमारी जिसको हम वैक्सीनेशन से बचा सकते हैं। तो अपने जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोरोना के अलावा जैसे हमारे पास में BCG वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, DPT है, और हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है ना, ऐसे कंबाइंड वैक्सीन भी आ गई हैं। ऐसी हिसाब से हमारे दिमागी बुखार की वैक्सीन है, जापानीज इंसेफेलाइटिस उसकी वैक्सीन भी आ गई है। इसी तरीके से हमारा चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी आ गई है, तो टाइफाइड की वैक्सीन भी आ गई है। तो इस वैक्सीन के अलावा हम ऐसी बीमारी, तमाम बीमारियां हैं जिससे अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो वो उस वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं अपने बच्चों को। मैं आपको बता दूं दर्शकों, कुछ मैसेज आए, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ क्या प्रोग्राम ऐसे बीच बीच में कर सकता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप अलग अलग वैक्सीन की हमारे दर्शकों साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मोहम्मद आमिर खान साहब हैं, वैक्सीन सेव है या नहीं, ये सवाल कर रहे हैं। वैक्सीन 100% सेव है। जैसे कोरोना वैक्सीन पहले भी आई थी और उसमें भी बहुत भ्रांति फैलाई गई। हम लोगों ने सबसे वैक्सीनेशन करा लिया, हमारे स्टाफ ने सबसे वैक्सीनेशन करा लिया, कहीं कुछ ऐसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला जो जिंदगी से खिलवाड़ हो या जिंदगी जिसमें जाती हो, कहीं ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिला है। बस ये है लोकल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे 2-3 दिन के लिए फीवर आ सकता है, तो अगर DPT के वैक्सीन आएंगे उसमें फीवर आता है, तो इसमें भी फीवर आएगा, कौन सी आफत है। उसका प्लेन सबसे वो है कि आप जो है पैरासीटामोल दे दीजिए डोज वेट के हिसाब से, बस यही उसका सोल्यूशन है। और थोड़ा बॉडी एक हो सकता है, मैल्जिया हो सकता है, और कुछ नहीं है, फीवर और लोकल साइड पे पेन हो सकता है, इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन 100% सेफ है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, सियासत की बात लोग करने लगे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बीच बीच में मुझे लग रहा है ये चीजें जरूर आएंगी, क्योंकि एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक सियासतदान हैं और एक अलग शख्सियत। कल मुझे मालूम हुआ कि मुझे भले ही 1 साल हुआ, लेकिन कल आपके बारे में जिस तरह से डॉक्टर्स ने जो कहा, लोगों ने जो कहा, जो शहर के बहुत सारे मतलब इंटेलेक्चुअल्स थे, जो डॉक्टर्स भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि किस तरह से मददगार हैं, उन सब चीज़ों पर ज़रूर बात करूंगा। कि खालिद हुसैन साहब कह रहे हैं टिकट का प्रोसेस कब तक क्लियर होगा। अभी सवाल का भी जवाब मुझे लग रहा है देना ही पड़ेगा ऐसे सियासतदान, क्योंकि डॉक्टर सही बात, मैं एक डॉक्टर एक पॉलिटिशियन दोनों को मिलाकर एक कॉकटेल तैयार प्रोग्राम समझिए ये है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ और यहाँ का चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ बरेली का। तो टिकट मिलना नहीं मिलना और टिकट किसे देना है किसे नहीं देना है, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और ये आज पूरा शहर, यहाँ का पूरा कैंट जानता है कि डॉक्टर अनीस बेग से ज़्यादा मेहनत शायद कोई नहीं कर रहा है। लेकिन तब भी मैं कहता हूँ टिकट देना या न देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के हाथ में है। अगर वो टिकट देंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, और यहाँ इस बार हिस्ट्री बदलने जा रहा हूँ। बरेली शहर जीत के दिखाऊंगा, ये अखिलेश यादव जी की झोली में डाल के दिखाऊंगा अगर मुझे टिकट देते हैं। और कब तक डिक्लेयर होगा, मुझे लग रहा है शायद आचार संहिता के बाद में ही टिकट डिक्लेयर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आचार संहिता जब जो है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से डिक्लेयर करेगा, आचार संहिता ही लग जाती है उसी के साथ ही। सर, एक सवाल यही है कि बरेली शहर 124 कैंट विधानसभा से आपका नाम बहुत है और 125 में भी कहीं ना कहीं आता है, लेकिन 124 में मैं समझता हूँ ज़्यादातर आपकी उम्मीदें हैं कि वहीं से टिकट होना हो, पक्का टिकट माना जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। शहर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, शहर में किस तरह के विकास की ज़रूरत है, किस तरह की चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं शहर में घूमते हैं लोग कहते हैं, शिकायतें करते हैं? देखिए, ऐसा है ना, जो भी हमें ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमें अब हमें कोई भी गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट इसलिए आती है कि जनता का भला हो, जनता हमारी खुश रहे। इन्होंने कहा कि राम राज आएगा, जनता खुश रहेगी। जनता को परेशान करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है रिजवान भाई। आप देखिए, सबसे पहले इनकी सरकार आई, नोटबंदी लिया है। इन्होंने नोटबंदी से क्या कि आतंकवाद बंद होगा, ये बंद होगा, वो बंद होगा। क्या हुआ? वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोट बदली थी। नोट बदली थी काले धन की। काला धन वापस कर लिया। जो बड़े बड़े आदमी थे उन्होंने अपनी नोट बदली कर ली, काला धन वापस कर लिया। लाइनों में कौन लगा और कौन मरा? गरीब आदमी। गरीब आदमी लाइनों पे लग गया, गरीब आदमी मर गया बेचारा। जो जुड़ा
पड़ा 5,000 किसी की बीवी ने जोड़ के रखा था, वो भी निकालना पड़ा चुपके से, उसने छुपा के रख लेती है वाइफ अपनी कि 5,000 6,000 रुपए वो भी उन्होंने बदलना पड़ा। सब बेचारी वो परेशान हुए, सिर्फ नोटबंदी में गरीब आदमी परेशान हुआ। उसके बाद में ये जीएसटी लाया, जीएसटी में कौन व्यापारी परेशान हुआ? व्यापारी इतना परेशान हुआ कि छोटे मोटे जो हमारे जो उद्योग धंधे चलते हैं, जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं तो उसमें जो है लोग कमा लेते हैं या रोजगार चल जाता है, वो सब बंद हो गए बिना सोचे समझे। जिन्हें कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, अभी भी कुछ अमेंडमेंट आने वाले हैं 5 जनवरी को, कितने, उसमें भी लोग व्यापारी विरोध कर रहे हैं, तो उसमें व्यापारियों की कमर तोड़ दी। उसके बाद में ये लोग काला कानून लेके आए, 3 काले कानून, जिसके बारे में सुना है आपने जी, वापस वो लेके आए, वापस हो गए। मतलब बिना सोचे समझे सरकार आती है, सिर्फ परेशान किया ना, व्यापारी परेशान, गरीब आदमी परेशान, मजदूर परेशान। उसके बाद में अब कौन परेशान है? अब किसान परेशान। और किसान परेशान किस कदर हुआ कि जिसमें 750 से ज्यादा किसानों के शहीद हो गए, बॉर्डर पे बैठ गए वो लोग, और उन्होंने इसकी कान पे जूं नहीं लगी। और जब इन्होंने देखा, जब उत्तर प्रदेश का इन्होंने सर्वे कराया, तो इन्होंने देखा हमारा सफाया होने वाला है, तो वो इन्होंने काले कानून वापस ले लिए। भाई वापस क्यों लिए? काले कानून नहीं थे तो। जिसके लिए कानून बनाया वो किसान कह रहा है कि ये काला कानून है, ये कह रहे नहीं है। सिर्फ इन्होंने बर्बाद कर दिया किसानों को, 750 किसान वहां मरवा दिए। और इससे बड़ी नकम्मी सरकार, और इससे झूठी सरकार, और इससे बोलते हैं ना एरोगेंट सरकार नहीं हो सकती। और इतना ज्यादा अत्याचार किसानों के ऊपर किया इन्होंने। गाड़ी चढ़ा दी, निहत्ते किसानों के ऊपर कैसी गाड़ी चढ़ाई है, ये हिस्ट्री में पहली बार देखा। किसान कभी माफ नहीं करेगा, गरीब आदमी कभी माफ नहीं करेगा, मजदूर कभी माफ नहीं करेगा, व्यापारी इनको कभी माफ नहीं करेगा। आपने कहा कि 750 किसानों की मौत हो गई काला कानून आने से। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना आया, और कोरोना में ना जाने कितने लोगों की मौत हुई। खासतौर से मैं स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, तो यहाँ पर भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन की अव्यवस्था, दवाएं ना मिलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पर कुछ लोग आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप बरेली की नुमाइंदगी करेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। 2022 में आपको टिकट मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, आप विधायक बनेंगे और आप मंत्री बनेंगे, सरकार आपकी होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है, लोग कहते हैं। ऐसा होता है तो लोग एक सवाल कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के आते ही रोजगार मिलेगा? उससे पहले एक सवाल यह है, क्या ये है कि समाजवादी पार्टी आते ही रोजगार के साथ साथ क्या मेडिकल कॉलेज बनेगा? ऐसे बारे में आप जरूर बताइए। और फेल्यूर के बारे में भी आप, जैसे मैंने कहा कोरोना के बारे में। बिल्कुल, देखिए इस बीजेपी की सरकार की कथनी करने में बहुत अंतर है। आज बरेली को सबसे ज्यादा जरूरत चाहिए, अगर जरूरत है तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। और मेडिकल फैसिलिटी की इतनी बुरी हालत है, ये चाहे कुछ कर ले, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे कितना अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, कम से कम हेल्थ और शिक्षा मिलना चाहिए। है तो शिक्षा मिलना चाहिए ना गरीब आदमी को, वो ही उसी से वंचित है। मेरे पास में आते हैं बच्चे लेके आते हैं, उनसे कहता भैया एडमिट होगा, कहीं एडमिट नहीं करना है डॉक्टर साहब, और पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं, उनसे कहो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब जिला अस्पताल में जाएंगे, वहां से अच्छा कि हम ना एडमिट कराएं, इससे अच्छा बच्चे को ना एडमिट कराएं, घर ले जाएं, बिना इलाज के ले जाते। ये है हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। अगर गरीब आदमी को, अगर गांव जो यहाँ से रिलेटेड आसपास मोहल्ले हैं, उनमें अगर कोई बीमार पड़ जाए बेचारा, तो झोला छाप पर चला जाता है, उसके बाद इतना सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है वो। जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं कभी यहाँ का अगर एक नुमाइंदा बना, अगर मुझे लोगों ने यहाँ चुना और पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर रिलेटेड जितने भी वार्ड हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, उसमें कम से कम एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप की पीएचसी जरूर खुल जाए वहाँ पर, और एक पीएचसी में एक डॉक्टर जरूर अपॉइंट हो, ताकि उन गरीब आदमियों को भी इलाज मिल सके जो अमीर आदमियों को मिलता है। और हेल्थ के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, हेल्थ में इन्होंने कुछ नहीं किया बरेली में। अगर बरेली में किसी ने अगर किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। 2017 में अगर सबसे बड़ा हॉस्पिटल बरेली को देने का काम किया है, जो आज भी कोरोना में सबसे बड़ा यूजफुल हो रहा है, 300 बेडेड हॉस्पिटल देखा होगा आपने, वो अखिलेश यादव जी ने दिया है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने 2017 में बना के खड़ा कर दिया, इनसे चालू भी नहीं हुआ, 2019 में चालू किया है इन्होंने। तो ये हालत है इनकी, बताइए मुझे, ये हालत है, ये कतनी करने में फर्क है, कहीं हर जगह फेल है। कहा जाए वाकई एक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और आप, मैं समझता हूँ अगर ऐसी व्यवस्था हुई और इस तरह से आपको जिम्मेदारी दी गई, तो मैं समझता हूँ बरेली शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कुछ और विकास भी होंगे, बिल्कुल होंगे। और से एक सवाल है लोगों किसी का है
कि क्या बिजली के बिल माफ होंगे, क्योंकि 300 यूनिट बिजली की जहां बात हो रही है तो आप लोगों ने भी कहा कि हम माफ करेंगे, तो हमारी फ्री रहेगी। कथनी करने में फर्क बिल्कुल नहीं है। जितने मेरे बैनर लगे हुए हैं पूरे बरेली में देखिए आज, उसमें लिखा हुआ है 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री। 300 यूनिट तक जो जलाएगा, जो घरेलू हमारे गरीब आदमी होते हैं, मेरी गरीब की जनता आती है, उसमें 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, कमर्शियल फ्री नहीं है, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री है ना। अच्छा। ये देने का वायदा किया अखिलेश जी ने, और जो अखिलेश जी करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, फ्री होगी। बहुत अच्छी बात है सर। स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल प्राइस कम कर सकती है, समाजवादी पार्टी आती है तो प्राइस कम करेंगे? अक्सा फातिमा सवाल कर रही है। 100% करेंगे। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरीके से, अगर हमारा जो है इतने ज्यादा उस पर टैक्सेस होते हैं पेट्रोल पे, सबसे ज्यादा जो हमारा जाते हैं वो टैक्सेस का जाता है, ओरिजिनल प्राइस तो बहुत कम है उसका। तो टैक्सेस अगर गवर्नमेंट कम कर दे और करना चाहे तो जरूर कम हो सकते हैं। महंगाई पर कंट्रोल होगा, डेवलपमेंट होगा। और एक डेवलपमेंट की बात पूछी थी आपने कि आप बताएं में डेवलपमेंट कैसा होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इस बरेली शहर को खास तौर से, यहाँ के जब से मैं देख रहा हूँ, जब से वो संभाला, यहाँ बीजेपी के एमएलए बने हैं और बीजेपी के यहाँ पर एमपी बने हैं, और इन्होंने क्या किया है आप बताइए? शहर को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर आप देखिए एक राजेंद्र नगर सिविल लाइन्स एरिया, क्या शहर में खाली राजेंद्र नगर सिविल लाइन्स है? आप बताइए मुझे कितना है? सिविल लाइन्स के अलावा यहाँ पर आप देख लिए तो यहाँ पर पस्तौर भी तो है, यहाँ खड़ा हुआ भी तो है, यहाँ गुमदापुर भी तो है, यहाँ बेदौलिया भी तो है, यहाँ सर्वोदय नगर भी तो है। इधर चले जाइए आप, यहाँ पर पीरवाड़ा भी तो है, बिहार है, छोटी बिहार है, संजय नगर है, हजियापुर है। उस दिन मैं हजियापुर में गया था, वहां पर कुछ भी नहीं है, सड़कें नहीं है, गलियां नहीं है, नाली नहीं है, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास में। तो आप ये देखिए कि इतना बुरा हालत इन्होंने, मगर भागों में शहर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अगर यहाँ शहर है तो वो भी तो शहर है जहाँ पर सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, खड़ंजे नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि पूरा शहर, बरेली शहर एक इक्वल हो, सब में बराबर पानी मिले, सब में बराबर यहाँ पर सड़कें मिले, डेवलपमेंट हो। और ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो तार झूलते रहते हैं हर जगह, अभी अमित शाह कितनी परेशानी हुई बताइए? वो झूलते हुए तारों को हटाने में बेचारे वहाँ आसपास के 5 दिन कारखाने बंद हो गए, 5 दिन गरीबों के घरों में गर्मी बिजली नहीं पहुंची, तो तार ऊंचा करने के चक्कर में खाली। ये जानती है बरेली शहर? आज पूछना चाहता हूँ बरेली वालों से कि यही है ये वो एक मंत्री आने के लिए, और एक मंत्री गृह मंत्री आके छोटी छोटी गलियों में घूम रहा है, परेशान कर रहा है। यहाँ पर ये हालत हो चुकी है बीजेपी की आज। इससे बड़ी आपने देखा है कभी किसी सरकार में गृह मंत्री को दफाने के उस पर घुमाओ, गलियों में घुमाओ? ये तो हालत हो गई। तो ये बिजली के तार हैं, मैं चाहता हूँ वो अंडरग्राउंड हो, जिससे सड़कें चौड़ी होंगी, जिससे सड़कें चौड़ी होंगी, आराम से जो जाम लगता है दिन वो भी चौड़ा होगा और विकास भी होगा। तो आपके आने पर ये सब उम्मीदें करें? बिल्कुल 100%। जी। मोहम्मद आमिर खान एक सवाल कर रहे हैं, हालांकि सरकारी तौर पर है, जो सरकार बनेगी तब विधवा पेंशन भी बहाल होगी? 100%। इन्होंने सिर्फ बंद करने का काम किया है, या तो कारखाने बंद किए हैं, और सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ अपने बरेली वासियों को, अपने कैंट वासियों को, दोनों जगह से, कि यहाँ पर जो बेसिक यहाँ का कारोबार था, जो गरीब लोग करते थे, वो था जरीदोजी का कारोबार। यहाँ पर लड़कियां अपने घर में जरीदोजी करके कम से कम पेट पाल लेती थी, अपनी शादी तक कर लेती थी, इतना कमाती थी। आज वो कारोबार बिल्कुल धरातल पे पहुंच गया, बंद हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि वो जरीदोजी से जाना जाता है हमारा बरेली, वो उठे, उसका डेवलपमेंट हो, उसको मैं मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम जितना डेवलपमेंट हो सकता है उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। सवाल जी। और दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने मुझसे? जी। और जरीदोजी के अलावा और मैं चाहूंगा यहाँ पर आमिर भाई का क्या क्वेश्चन था? और आमिर भाई का बिजली से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। एक है नहीं, पेंशन वाला। पेंशन वाला पेंशन इन्होंने, और जैसे ये है ऐसी ही इन्होंने समाजवादी पेंशन थी एक, वो समाजवादी पेंशन बिल्कुल बंद कर दी। अच्छा। जो विधवा बहनों को मिलती थी, जो पुराने लोगों को मिलती थी, वो बंद कर दी। उसको फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे एक बात और है, पेंशन फिर से बहाल होगी। जो पेंशन सिस्टम था वो भी बंद कर दिया गया था सरकारी कर्मचारियों का, वो भी हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा जैसे हम जी, क्योंकि ये थोड़ी सा समय है, एक सियासत के साथ साथ मेडिकल से रिलेटेड बात हुई है, यही हमने कहा कि दोनों को मिलाकर बात करेंगे। सनम है कोई कह रही है सर ओमिक्रॉन वायरस की सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में कुछ थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए, बता दीजिए किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या इसके सिम्टम्स हैं। ओमिक्रॉन वायरस कुछ भी नहीं है, वही है जो कोरोना वायरस है। ऐसा है ना कि ये जैसे एक सीक्वेंस होता है, एक डीएनए का सीक्वेंस होता है, आरएनए वायरस है, आरएनए का सीक्वेंस होता है। जैसे हम मैं देख लूँ ये है,
ये एक स्टैंड है, ये है, मैं दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल। यदि ये होता है इसका डीएनए आरएनए, इसको क्या कर लेता है, जब म्यूटेट करता है अपने को, बदल लेता है अपने, इसने बदल के ऐसे कर लिया, पूरा घुमा लिया, तो ये ऐसा होता है ना कि बदल लेता है, इसको अपने को चेंज कर लेता है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो उसी का कोरोना वायरस का जो पहले जो स्ट्रेन थे उसको उसी ने इसमें म्यूटेशन कर लिया है, और म्यूटेशन करके बिल्कुल सिम्टम्स बिल्कुल सेम है, जैसे हाई ग्रेड फीवर आएगा, पहले खांसी आएगी, कफ आएगी, वही सिम्टम्स हैं वगैरह सब बदल रहा है। हाँ वही सेम है, मतलब टेस्ट तो इतना नहीं बदला है, लेकिन फीवर और कफ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जिसकी इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी मतलब ये है कि एक मुझसे अगर मुझे हो गया तो मुझसे ज्यादा लोगों को फैलेगा, लेकिन मोर्टेलिटी नहीं है। मोर्टेलिटी जिस सेकेंड वेव में थी, जिस कदर लोग मर रहे थे, उतनी नहीं है मोर्टेलिटी, बिल्कुल भी मोर्टेलिटी नहीं है। इन्फेक्टिविटी मतलब लोगों को फैला तो सकता है, लेकिन उससे मरेंगे नहीं लोग, उससे मरेंगे नहीं लोग, ये देखा गया है। बहुत अच्छा। और यही है तरीका। और ये सबसे पहले मैंने बताया था आपको, वैक्सीनेशन करवाना है, आपको 15 से 18 के कराना है, साथ में अब जिसका रह गया है, जिसका बूस्टर डोज वो लगवाएं, साथ साथ अपनी इम्यूनिटी जरूर बढ़ाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी सही खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज जरूर करें, नंबर 2। नंबर 3, अपने हाथ हमेशा धो के रखें, जब भी घर पे जाएं हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें या सलाम करें, और हमेशा सैनिटाइजर का यूज करें। और अगर कहीं पर क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप जो है हमेशा मास्क पहन के रखें। अब आप हालांकि ये सवाल पूछेंगे कि हम और डॉक्टर साहब खड़े, तो थोड़ा सा ये हो सकता था मास्क नहीं लगाया, इसलिए मत सोचिएगा हमने मास्क नहीं लगा रहे, मैं दूरी पे होंगे। और डॉक्टर साहब तो बहुत ज्यादा दूर बज रहे हैं मुझसे, देख रहे हैं आप आधे फ्रेम मार रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब फिर सियासत तो बात आ गई, क्योंकि लोग सवाल करेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा। बिल्कुल 100% बताइए। अक्सा फातिमा अक्सा फातिमा पूछ रही हैं कि सर 124 शहर से आप चुनाव कैसे जीतेंगे, कोई फिगर है आपके पास में, प्लीज बताइए। बिल्कुल 100%। पहले असल में लोग कंफ्यूजन में थे, और इसी कंफ्यूजन में अभी तक बीजेपी जीते आई है। यहाँ पर होता क्या है ना कि कुछ कट्टरपंथी पार्टी हैं, वो इलेक्शन मोड को दूसरी तरफ ले जाती हैं, और वो इलेक्शन मोड को बिल्कुल बदल देती हैं यहाँ पर, और वोट डिवाइड हो जाता है, वोट अपोजिशन का डिवाइड होता है, बीजेपी का वोट डिवाइड नहीं होता है। अपोजिशन वालों को ये इस तरीके से फिट कर देते हैं कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा है अभी भी 7 तारीख को मीटिंग हो रही है और 9 तारीख को मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि वो आदमी मोड में आ जाता है कि वो अपोजिशन का वोट बढ़ जाता है। इसमें मैं नहीं कहूँगा हिंदू और मुसलमानों को वोट होता है, अपोजिशन का वोट जो आज बीजेपी से नाराज वोट है, उसको बांटने का काम करते हैं, जो चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी वोट हो, उसको बांटने का काम करेंगे। लेकिन इस बार वो वोट नहीं बटेगा। इस बार लोगों ने इनकी जो है कतनी करनी में फर्क देख लिया है, क्योंकि हर तरीके से फेल हैं। डेवलपमेंट में फेल, ये कोरोना के मैनेजमेंट में फेल, जीएसटी के मामले में फेल, नोटबंदी के मामले में फेल, किसानों के मामले में फेल, कितने फेलर गिनाऊं इनके। तो इसलिए लोग समझ गए, इसलिए आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही चाहते हैं कि इस फेलर का बदले और इस जो नफरत की राजनीति फैलाई है, इसके बदले इस बार सिर्फ और सिर्फ 2022 में अखिलेश यादव जी को चुनना है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है, वही हमारा भला कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक सवाल उठता है, मैं बताता हूँ, एक मिनट और बताता हूँ आप, और आंकड़ा बताता हूँ। मैं 2012 में इलेक्शन लड़ा, उसका अपोजिशन का वोट कितना पड़ा, मेरा वोट पड़ा 22,000, और आईएमसी का वोट पड़ा, एक पार्टी है, उसका वोट पड़ा 35,000 लगभग, कितना हो गया 55,000। उसके बाद अनिल शर्मा को पड़ा 45,000, कितना हो गया 90,000। नवाब मुजाहिद को और यूसुफ को पड़ा लगभग 10,000 वोट, लगभग 1,10,000 वोट यहाँ मुस्लिम वोट पड़ा था, और अपोजिशन वोट पड़ा था 1,50,000, और जो जीते थे बीजेपी वो 60,000 में। तो मैं कह रहा ना आपको, यही आंकड़ा मेरा जीता। क्या लोग अब समझदार है, ये मान है जो आप कह रहे थे, समझ गए हैं? इस बार हम लोग 1,50,000 पे पहुंचना है, ये वहीं रह जाएंगे 1 लाख पे। चलिए देखिए, ये आंकड़ा इस बार जीतने का, इस बार वोट डिवाइड नहीं होगा। जी अक्सर फातिमा, मैं समझता हूँ आप समझ गई होंगी, और अगर नहीं समझी हो तो दोबारा इस प्रोग्राम को जब देखेंगे तो शायद और कुछ समझ में आ जाए, और नहीं आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर डॉक्टर साहब पास आ जाएंगे, कोई दूर नहीं है। डॉक्टर साहब सवाल है, जब हम देखते हैं कि जब सियासतदान, जब चुनाव होते हैं तो बहुत हमारे घरों में आते हैं, मिलते हैं, और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एक सवाल उसी के साथ मैं जोड़ रहा हूँ, डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हुआ है, और जब चुनाव होता है तो आते हैं, मिलते हैं खूब, लेकिन चुनाव के बाद किस तरह से गायब हो जाते हैं पता ही नहीं होता। ये ज़्यादातर सियासतदान के लिए कहा जाता है। इसी तरह से एक सवाल किसी ने किया है, सर आप 2 जगह से नहीं, आप हैं अली रजा कह रहे हैं, आपके विधायक बनने के बाद हम आप
आम आदमी की तरह कि आपसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? हमेशा ये चैम्बर है मेरे सामने और हमेशा यहाँ अवेलेबल हूँ मैं 24 घंटे 24 घंटे और हमेशा साथ में, मतलब पूरे साल हमेशा अवेलेबल हूँ, हमेशा मिलूंगा, मिलता रहा हूँ मैं। इलेक्शन मैंने लड़ा भी तो 2012 में, तो कभी भी कोई भी आया है हमेशा मिला हूँ, मिलता रहूंगा, कभी कोई परेशानी नहीं आई। बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। सनम कह रही हैं कि सर आपने 2 जगह से आप जो है लड़ने की का चल रहा है, कौन सिटी या कैंट में से कौन सा आपका ज्यादा लग रहा है? जो पार्टी लड़ाएगी दोनों जगह जीत के दे दूंगा, चाहे अगर 124 लड़ाएं 124 से लड़ूंगा, 125 कैंट लड़ाएं तो 125 से लड़ूंगा। मेरी इतनी चीज पकड़ा है, कल देखी है ना आपने? जी मैं कल क्रीम थी पूरे शहर की जी। एक डॉक्टर उस प्रोग्राम में मौजूद था और क्या कह रहा था आपसे आपने देखा है, और इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम कर चुका हूँ। आज पूरा बरेली शहर का वाल्मीकि समाज डॉक्टर अनीस बेग के साथ है। अच्छा। पूरे बरेली शहर का सिख समाज आज डॉक्टर अनीस बेग के साथ है। पूरे शहर का क्रिश्चियन समाज डॉक्टर अनीस बेग के साथ है। इसमें पूरा ओबीसी, जितना मैं चाहूंगा बताना चाहता हूँ, मौर्य समाज हो, कश्यप समाज हो, प्रजापति समाज हो, जितने समाज हैं और मुस्लिम तो है ही है, ये सारे आज डॉक्टर अनीस बेग से समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो चाहे मुझे शहर से लड़ाएं, चाहे मुझे कैंट से लड़ाएं, दोनों में से कहीं से लड़ाएं, मैं सीट जीत के डॉक्टर माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में जरूर डालूंगा। वाकई अगर कहा जाए डॉक्टर, कल भी मैंने एक यही बात शुरुआत प्रोग्राम की लाइव से यही किया था कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। उस हॉल में बैठे हुए सब भगवान थे। एक बात कही थी वाकई, क्योंकि डॉक्टर पर बड़ी उम्मीदें होती हैं। जब हम कहते हैं दुआ के साथ दवा की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर शायद वो दुआ के साथ दवा का काम करते हैं, डॉक्टर देखते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम भी यही चाहेंगे, लोग ये चाहते हैं कि ऐसा कोई नुमाइंदा बरेली सिटी या कैंट को की नुमाइंदगी करे जो यहाँ के लोगों के हालात को समझे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हों, विकास हो यहाँ पर, ये उम्मीद की जाती है। आखिर में चलते चलते आपसे सवाल यही है, इंटरव्यू होते रहेंगे हमारे, अलग अलग अंदाज में होंगे इंशाल्लाह। और चलते चलते एक ही सवाल है कि अब की बार कितनी सीटें आ रही हैं? अब की बार 400 पार। 400। और एक बार और कहना चाहता हूँ जी कि इस बरेली के लिए, इस बरेली वालों के लिए, इस कैंट वालों के लिए, कि अगर मुझे आपने चुना तो मैं बरेली में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करूंगा। जैसे लोगों को पता है कि बरेली को हमारी गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है, तो मैं एक ऐसी कोशिश करूंगा जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है इस बरेली की, जो इन्होंने रफनत की राजनीति फैला दी है, तो मैं चाहूँगा कि मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन भाई, हम लोग, जैसे हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है और हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान, जैसे हमने इन लोगों ने तो 1947 से हमें बांटने की कोशिश करी है, लेकिन ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना बटा है ना बटेगा। और अगर मैं यहाँ का विधायक बना तो मैं चाहूँगा कि ये तहजीब बरेली की कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं, एक दूसरे की खुशी मनाएं। यही मेरी आरज़ू रहेगी, यही मेरी हमेशा से जो है वो मैं करूँगा। वाकई कहा जाए कि डॉक्टर का कोई मजहब नहीं होता, सब मजहब उसके लिए बराबर होते हैं। डॉक्टर अनीस बेग ने अपनी पार्टी की जो लाइन कही, वो पार्टी की नहीं, डॉक्टर अनीस बेग की, एक डॉक्टर की ये लाइन है कि सब धर्म के लोग मिलकर रहें और ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा जिस तरह के हमारे और आपके बीच में, यानी कि मजहब की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं, उनको मैं पाट दूंगा। जाहिर सी बात है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर पार्टी टिकट देती है अनीस बेग साहब को, तो ये उम्मीद की जा रही है, डॉक्टर साहब का ये वादा है कि वो विकास करेंगे और लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे। और वैसे भी कल जिस तरह से आपने लाइव में देखा था, लोग कह रहे थे कि जो परेशान हाल होते हैं तो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं। मैंने भी बहुत सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की, तो ये भी होता है कि डॉक्टर साहब फ़ोन कर देते हैं कि इस पेशेंट की जो है थोड़ा सा ख्याल कर लेना। तो ये डॉक्टर अनीस बेग की शख्सियत है। डॉक्टर साहब, आपने बरेली दर्पण से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत बहुत आपका, मुझे पूरे बरेली से जोड़ने के लिए। थैंक यू। मैं आपको क्या सभी लोगों को जोड़ूंगा। खास बात यह है कि किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, जिस पार्टी के लोग भी अगर मुझे बुलाएंगे, अपनी बात कहना चाहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, मैं रोजाना मेरा इंटरव्यू ले। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोग हैं वो भी मोहब्बत करते हैं, आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम बस यही चाहेंगे, वो मोहब्बत तभी देखेंगे कि आपको टिकट मिले और टिकट मिलने के साथ साथ आप जीतें, विकास करें। क्योंकि मैं टिकट से ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे शहर का विकास, कैंट का विकास चाहिए, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ हूँ, बरेली दर्पण जनता की आवाज़ है। आपकी क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ है। थैंक यू, वेलकम।